हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट अड्डा और माई सेल्फ वंदना। और आज के सेशन में हम सीटेट के बारे में जानने वाले हैं कि सीटेट है क्या, और इस पे जितनी भी जानकारियां लिखी हुई हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि सीटेट की का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मार्क्स यानी कि कितने नंबर का होता है और कितने नंबर लाना होता है, नीड मतलब हमें कितने नंबर की जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, वो बात अलग है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल या फिर अदर कैटेगरी में, तो उसके लिए कितने मार्क्स की नीड होगी। फिर आते हैं क्वालिफाइंग है या फिर कंपटीशन है। ठीक है, मतलब कि क्वालिफाइंग मतलब कि इसे कितने परसेंट लाने होंगे, या फिर कंपटीशन करके कि होता है ना कि कट ऑफ जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसकी कोई कट ऑफ नहीं जाती, ये क्वालिफाइंग है। 60% जैसे कि आप हाई स्कूल इंटर में जो मार्क्स होता है 60% इतना मार्क्स लाना है और आप पास हैं। ठीक है, उससे कम लाएंगे तो फेल हो जाएंगे। उसी तरीके से इसमें है कि इतना आप नंबर ला दिए सफिशियंट है, किसी से कंपटीशन नहीं करना है कि उनसे ज्यादा लाना है। ठीक है, मोड क्या है कि मोड आप कौन से माध्यम से दे सकते हैं। आप ये एग्जाम जो है कि कौन से मीडियम से होता है, ऑफलाइन होता है और ऑनलाइन, इस सब के बारे में जानकारी अच्छे से करेंगे। ठीक है, सिलेबस के बारे में बेसिक जानकारी करेंगे कि सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सिलेबस अगर नहीं पता रहेगा तो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो और इसको सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए क्या-क्या पढ़ना है, वेयर फ्रॉम स्टडी, कि कहाँ से हम पढ़ें। ठीक है, बैच लेकर के पढ़ें या फिर यूट्यूब से पढ़ें। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। एग्जाम टाइमिंग, एग्जाम कब होता है और कितने टाइम का होता है। ठीक है, एक साल में एग्जाम कब कब होता है, कौन से मंथ में होता है, और एग्जाम कितने घंटे का होता है। ठीक है, आफ्टर सीटेट व्हाट, मतलब सीटेट जो कर लिए हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, बेनिफिट्स, इसके लाभ क्या हैं। आप सीटेट क्लियर कर चुके हैं तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे 10 टॉपिक हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और आज के सेशन में। और होप आप लोगों को सेशन अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस सेशन पे आपको बता दिया जाए कि आपको साइंस का पूरा टॉपिक मिलेगा, जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको जैसे कि कह सकते हैं कि साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता है, तो तीनों यहाँ पे थ्योरी अच्छे से कवर किया जाएगा, और जिससे कि इस पूरी थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरा दावा है कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको जितनी थ्योरी दी जा रही है उसको ईमानदारी से पढ़ना है, और कुछ भी हार्ड नहीं है। 6 से 8 तक की एनसीईआरटी है, जो कि बहुत ही आसान है। आपको साइंस में बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, बाकी सब्जेक्ट आपका टफ हो सकता है, आपको किसी को हिंदी समझ नहीं आती अच्छे से, किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती, किसी को सीडीपी, तो उतना वो नहीं है बहुत बड़ा, बस हम जितना पढ़ना होता है उतना पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में देख लेते हैं। और आपका जो साइंस का है, साइंस में आपका पहले हम बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी एक बड़ा टॉपिक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले बायोलॉजी आपका बड़ा टॉपिक है, और बायोलॉजी में ज्यादा मटेरियल आपको मिलेगा और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो जो सिलेबस है आपका, उसे वो आप देखेंगे कि जब आप साइंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, किसके, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कौन सा, एक है सीडीपी। ठीक है, ये सीडीपी हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है हिंदी। तीसरा कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लेंगे,
जैसे कि आपको चूज करना होगा, जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे ना तो आपको लैंग्वेज चूज करनी होगी कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा लेना है, सेकेंड लैंग्वेज कौन सा लेना है। आप कोई सा भी लैंग्वेज ले सकते हैं, जिस भी स्टेट से हैं, आप पंजाब से हैं तो आप पंजाबी लैंग्वेज ले सकते हैं, आप बंगाल से हैं तो बंगाली लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने पहला जो है हिंदी चूज करा, तो दूसरा मान लीजिए मुझे इंग्लिश प्रेफर कर रही हूँ तो इंग्लिश, दूसरा इंग्लिश चूज करूंगी, ठीक है, इंग्लिश चूज करूंगी। फिर उसके बाद चौथा पे आ जाते हैं, तो चौथा आपका अगर साइंस के हैं तो साइंस होगा और पांचवा आपका मैथ होगा, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। पांचों सब्जेक्ट में बेस क्या है, सीडीपी है। मैक्सिमम नंबर सीडीपी का होता है। कैसे, ये पूरा कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का होता है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स की बात की जा रही है, एलिजिबिलिटी पे आएंगे, ठीक है। ये पूरे 150 नंबर का होता है और 150 नंबर को 5 में डिवाइड कर दीजिए, कितने का हो गया, 30 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 30 नंबर की सीडीपी पूछी जाती है, 30 नंबर का हिंदी पूछा जाता है, 30 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर का साइंस और 30 नंबर का मैथ। साइंस में आपका तीनों आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। हम यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ सीडीपी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और सीडीपी भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसकी पूरी थ्योरी करेंगे, क्योंकि साइंस में और मैथ में अगर आप अच्छे हैं, जैसे आपने बीएससी कर रखा है तो आपने साइंस मैथ में अच्छे हैं, सीडीपी थोड़ी सी हल्की फुल्की है तो भी आपका ज्यादा नंबर यहाँ से फिजिक्स और मैथ से आ सकता है, क्योंकि आप सीडीपी पहली बार पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आपकी छूट गई होगी, ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन साइंस मैथ आपने अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। स्कूलिंग के टाइम में 6 to 8 की ही पूछी जाएगी, ठीक है। इसमें जो होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 होता है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 कौन दे सकता है, पेपर 1 दे सकते हैं जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, डीएलएड। और पेपर 2 कौन दे सकता है, जिन्होंने बीएड कर रखा है, ठीक है, जिन्होंने बीएड कर रखा है। तो पेपर 1 और पेपर 2 में ये डिफरेंस होता है। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 1 to 5 तक पढ़ना होता है, ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक के लिए पढ़ना होता है एनसीईआरटी। और पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपका 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, ठीक है। और इससे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये आपको अच्छे से पता है तो आप सीटेट आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है इसको देने के लिए, ठीक है। तो जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, ठीक है, बीएड कर रखा है, ये लोग एलिजिबल हैं इस पेपर को देने के लिए, ठीक है। मार्क्स की बात हमने करी, 150 नंबर का मार्क्स होता है, ठीक है। 150 नंबर का ये एग्जाम होता है और 150 नंबर में आपको कहाँ कहाँ से आप ला सकते हैं, सबसे इसका बेस है सीडीपी, ठीक है। सीडीपी की क्यों इतनी बात हो रही है, क्योंकि सीडीपी 2 तरीके से आपको बहुत आसानी से, पहला तो 30 नंबर का सीडीपी ही होता है और बाकी कहाँ से सीडीपी पढ़ना होता है, बाकी आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस 30 नंबर की आती है, लेकिन इसमें 15 नंबर की सीडीपी आएगी साइंस पेडागोजी और 15 नंबर का आपका टोटल साइंस से क्वेश्चन आएगा, ठीक। फिर उसके बाद 30 नंबर का आप मैथ पढ़ रहे हैं, ये हो गया साइंस की बात और ये हो गया मैथ की बात। तो 15 नंबर का मैथ पेडागोजी आएगा और 15 नंबर का मैथ आएगा टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी आपका 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर की हिंदी, यानी कि ग्रामर से क्वेश्चन पूछ देगा, पैसेज दे देगा, ठीक है। हिंदी में भी आपका एक होगा पैसेज होगा और एक होगा, कह सकते हैं गद्य और पद्य कहते हैं हिंदी में, ठीक है। पैसेज दे देगा और कविता दे देगा, ठीक है, पद्य कहते हैं जिसे, ठीक है। तो ये आपको 15 नंबर में आपका सीडीपी, पेडागोजी और 15 नंबर में आपका ग्रामर, पैसेज, ये सब दे देगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपका ग्रामर से
और फिर बाकी क्वेश्चन आपका पैसेज से पूछ लेगा, पैसेज दे देगा और उसमें से कुछ लाइन उठा करके दे देगा कि इसका क्या अर्थ है, ठीक है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, ठीक है। उसी तरीके से सेम इंग्लिश में भी है, ठीक है। इंग्लिश में भी आपका क्या करना है, 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का आपका इंग्लिश से क्वेश्चन बन जाएगा। इंग्लिश में भी पैसेज दे देगा और उसमें कुछ क्वेश्चन ग्रामर के होंगे। 15 नंबर में पैसेज और ग्रामर दोनों क्वेश्चन रहेंगे और 15 नंबर का पूरा पेडागोजी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर की बात, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है और आप चाहे तो कितना हो गलत कर सकते हैं क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पेपर में अगर आप बैठे हैं तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। और अगर आपके क्वेश्चन गलत हो भी जा रहे हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर बाई चांस क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं। फिर नीड, मार्क्स हम कर लिए, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, मार्क्स भी कर लिए हम। नीड, कितनी की आवश्यकता होती है, मान लीजिए 150 नंबर का है सीटेट का एग्जाम, तो हमें लाना कितना है, ठीक है। तो 60% हमें लाना है, यानी कि 90 नंबर अगर हमारे पास है तो हम आराम से सर्टिफिकेट निकलवा करके रख सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपका नंबर आ गया तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आजकल तो लोग 145 149 तक ला रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग की बात है कि आप कितना ला सकते हैं, बट अगर 90 नंबर है, आप जनरल में हैं तो सफिशिएंट है, ठीक है, हर स्टेट के लिए। आगे अगर हम बात करें, और इस बार तो आपका यूपी के लिए 82 ही था, ठीक है। 82 जिनका नंबर है तो वो आराम से उनका सीटेट वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया नंबर की बात, ठीक। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग और कंपटीशन, ठीक है। क्वालिफाइंग है या फिर कंपटीशन करके लाना है। क्वालिफाइंग मतलब कि आपको इतना ही लाना है, जैसे कि अब कोई बोल दिया कि आपको 82 नंबर ला देना है, बस काफी है। ये नहीं है कि उनसे कंपटीशन करके उनका 82 आ गया तो आपका 83 रहेगा तभी आपका हो पाएगा, नहीं। उनका भी 82 आपका भी 82, कोई दिक्कत नहीं है, सबका 82 रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 82 नंबर चाहिए, ठीक। और मोड क्या है, मोड आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, वो मैनेजमेंट पे डिपेंड है, ठीक। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड भी एग्जाम हुआ है और फिर ऑफलाइन भी, अभी तक तो ऑफलाइन ही एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। पिछले कई सालों से ऑफलाइन ही एग्जाम हो रहे हैं। ऑफलाइन में हमें ये फायदा होता है कि हम क्वेश्चन को देख सकते हैं, दोबारा हमने ये क्वेश्चन देखा, पढ़ा कि हाँ ये कर लिया हमने, ये नहीं करा, तो फिर दोबारा से आगे चले गए तो फिर पीछे पलट के देख सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये सुविधा नहीं होती कि आप आगे चले गए तो पीछे आके देख सकें, ठीक है। तो क्या होता है कि आगे करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सुविधा होती है ऑनलाइन में। फिर उसके बाद वेयर फ्रॉम स्टडी, सब जानने के बाद कि सिलेबस क्या है। दूसरी बात, हमने ये साइंस की ही बात करी। एसएसटी, जो लोग आर्ट से हैं तो आर्ट के लिए क्या है, आर्ट के लिए सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ये तो सेम रहेगा। आगे साइंस और मैथ की बात, तो साइंस की जगह पे आपका एसएसटी रहेगा, ठीक है, एसएसटी। और मैथ की जगह पे आपका क्या रहेगा, ईवीएस, ठीक है। 5 सब्जेक्ट उसमें भी और 5 सब्जेक्ट इसमें भी, ठीक है। और आर्ट के लिए, साइंस के लिए ये, आर्ट के लिए ये। एसएसटी में आपका सारा साइंस आ जाएगा, आपका जियोग्राफी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, जितनी भी साइंस से हैं, पॉलिटी आ जाएगा, सबसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। फिर हम बात करेंगे वेयर फ्रॉम स्टडी, हम कहाँ से पढ़ें, ठीक है। कि सफिशिएंट, बहुत कंफ्यूजन होता है जब स्टार्टिंग में हम किसी एरा में जाते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो वहां पे बेस्ट चीजें मिलना जरूरी होता है कि बेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो कहीं से मत पूछिए, यूट्यूब है, गूगल है, ये सारी चीजें खुद से जानिए, खुद से जानने की कोशिश कीजिए, खुद से सर्च करिए, तो वो बेटर होता है, क्योंकि हमें नॉलेज मिलता जाता है, हम
जानते जाते हैं कि ये बेटर है, अच्छा इससे कंपेयर करके अच्छा वो बेटर है, तो ऐसे ज़्यादा ईज़ी होता है, ठीक है? कहीं-कहीं देखते-देखते हमें खुद आइडिया लग जाता है कि कौन-सा बेस्ट है, ठीक है? तो अगर पहले ही पता लग जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो वेयर फ्रॉम स्टडी हम कहाँ से पढ़ें? बैच से पढ़ें या फिर यूट्यूब से पढ़ें? तो आज के टाइम में आपको बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग एसएसटी से हैं, ठीक है? जो लोग आर्ट वाले हैं, उनके लिए उनको तो आराम से ये हो आपका यूट्यूब से हो जाएगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कौन-सा लैंग्वेज लिया है, संस्कृत लिया है, आपने हिंदी लिया है, आपने पंजाबी लिया है, कौन-सी आपने लैंग्वेज लिया है, आपको यूट्यूब पे क्वेश्चन का भरमार मिल जाएगा। आप बहुत सारे टीचर हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? तो अच्छी क्वालिटी चीज़ों की ओर जाइए और बहुत ही सीडीपी क्वीन के नाम से जानी जाती हैं हिमांशी मैम, उन्होंने सीडीपी पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के पढ़िए सीडीपी, ठीक है? एसएसटी उन्होंने पढ़ाया हुआ है। तो आज के टाइम में आपको बैच लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग यूट्यूब से पढ़-पढ़ के 49 तक नंबर ला रहे हैं, 145 तक नंबर ला रहे हैं, तो आपको बैच लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिनको अपने पे भरोसा ही नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो वो ले सकते हैं कि जिनको डाउट है क्या है, तो लेकर के देख सकते हैं अगर आप अफोर्डेबल हैं, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, उनके लिए सफिशिएंट है, बैच और यूट्यूब दोनों बराबर है। बस डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हैं या नहीं। ठीक है, बैच भी ले लेंगे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए आपको पूरा पहले थ्योरी पढ़ना होगा। जो-जो सब्जेक्ट है उसका पहले थ्योरी पढ़िए, क्योंकि सीटेट से कुछ नहीं होने वाला। सीटेट तो सिर्फ़ एक फ़िल्टर है, फ़िल्टर की तरह है कि फ़िल्टर लग गया। आगे की तैयारी बहुत अच्छी लेवल की होती है, इससे कई गुना 10 गुना ज़्यादा पढ़ना होता है। तो सीटेट कुछ नहीं है। सीटेट में अगर डर गए तो फिर आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद बैच अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे टीचर हैं जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप खुद से जाकर के देखिए कौन टीचर अच्छे हैं, कहाँ से पढ़ें, ठीक है? जहाँ से भी आपको अच्छा समझ में आए। हो सकता है कि आपको उन कोई भी टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तब भी हमें नहीं समझ आता, ठीक है? हमें अपनी तरीके से अपने तरीके से समझना चाहते हैं कि कोई हमें हमारे तरीके से समझाए। तो 2-3 लोगों की वीडियो देखिए, 4-5 टॉप 10 में देखिए कौन है, कैसा है, उससे स्टार्ट करिए। फिर नेगेटिव मार्किंग की हमने बात कर ली है, एग्ज़ाम टाइमिंग। एग्ज़ाम टाइमिंग की बात करें तो एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है सीटेट का, ठीक है? साल में 2 बार होता है और अगर आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो कितने घंटे का ये एग्ज़ाम होता है? तो ये एग्ज़ाम होता है 150 मिनट का, ठीक है? 150 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मिनट भी, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है, ठीक है? और इस क्वेश्चन में आपको एक पेपर मिलेगा, एक ओएमआर शीट मिलेगी। पेपर से आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, फिर उसके बाद ओएमआर शीट पे गोला भरना होगा, ठीक है? तो इसके लिए आपका पूरा एक क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसे समझना, फिर गोला भरना में पूरा 1 मिनट लग जाएगा, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि 1 मिनट से कम टाइम में करें, क्योंकि इसी में आपका ये वो कुछ भी सिग्नेचर ऐसा-वैसा ये सारे काम करने होते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम टाइमिंग की हमने बात कर ली, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का ये पेपर होता है, ठीक है? फिर एग्ज़ाम टाइमिंग 2.5 घंटे का ये पेपर होता है, फिर उसके बाद आफ्टर सीटेट व्हाट? जिन्होंने सीटेट क्लियर कर लिया, मान लीजिए सीटेट आपका हो गया, तो क्या? उसके बाद क्या? सीटेट आपका हो गया तो आप चाहें तो प्राइवेट कॉलेज में जाकर के पढ़ाएँ। जहाँ की आपको जैसे आपने बीएड करा हुआ है, तो आप 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है? अगर आपने एमएड किया हुआ है या फिर आप बीएससी, एमएससी बीएड किए हुए हैं, बीए, एमए किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, तो आप कॉलेज में भी जाकर के पढ़ा सकते हैं बीए के स्टूडेंट को, अगर आपने एमए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, सीटेट क्वालीफाई है तो। अगर
इसके अलावा आपको गवर्नमेंट में जाना है, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आगे वहाँ से आप तैयारी करेंगे। जैसे कि आपका स्टेट वाइज़ वैकेंसीज़ निकलती हैं, बिहार का हो गया, दिल्ली का हो गया, केवीएस का हो गया, तो ये सारी वैकेंसीज़ फिल करके इसको कम्पीट करके आगे की अपनी कहानी लिख सकते हैं। बेसिकली आपका जो भी ड्रीम है, आप जो भी बनना चाहते हैं, टीचर बहुत सबका अलग-अलग ड्रीम होता है कि मुझे केवीएस में जाना है, मुझे DSSB में जाना है, तो वो आप आगे की का अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीटेट होना ज़रूरी है। बेनिफिट्स क्या-क्या हैं इसके? सीटेट अगर आपका क्वालीफाई है, तो आप तो पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गए हैं कि पहले इसका नाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये क्या है कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये टीचर जो लोग बनना चाहते हैं, उनका टेस्ट होता है कि आप टीचर बनने के योग्य हैं भी या नहीं। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, तो उसका टेस्ट होता है कि तुम पहली कक्षा में एडमिशन कराना चाहते हो, तो पहली कक्षा के लिए एलिजिबल हो या नहीं। उसी तरीके से आप अगर टीचर बनना चाहते हैं 6 से 8 तक के लिए, तो आपका टेस्ट होगा 6 से 8 तक का आपका पूरा टॉपिक पढ़ना होगा, एनसीईआरटी पढ़नी होगी, सीडीपी पढ़ना होगा, ठीक है? तो उस हिसाब से आपका टेस्ट होगा और आप उस टेस्ट में अगर इतना नंबर ला दिए, कितना 90 नंबर ला दिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 90 नंबर देखिए जनरल के लिए हैं, 82 यहाँ पे इस बार जो था ओबीसी के लिए, ठीक है, अदर के लिए है, ठीक है? और जो जनरल के लिए 90 नंबर ही था, ठीक है? पहले क्या था 90 नंबर सबके लिए था, 90 सबके लिए था, ठीक है? अभी क्या है जनरल के लिए जनरल के लिए 90 है और ओबीसी के लिए 82 है, ठीक? दूसरी बात कि अगर आप अदर स्टेट में जाते हैं, सीटेट आपका क्वालीफाई है, अदर स्टेट में जाते हैं, तो आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है? आप जनरल में काउंट होंगे यानी कि आपका 90 नंबर होना चाहिए। तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप ट्राई करें कि 90 से ज़्यादा ही आपके आएँ या 90 आएँ, ताकि आप कहीं भी वैकेंसी आए तो फिल कर सकें, ठीक है? बेनिफिट्स की बात कर रहे थे हम, तो आप गवर्नमेंट में आप आगे कर सकते हैं। प्राइवेट में भी आपका सीटेट आप अब वैलिड हो गया है कि सीटेट रहेगा तभी आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, अच्छे स्कूल्स में काम कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो, ठीक है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, कितने लोगों का पैशन होता है कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है? पढ़ाना अच्छी बात होती है, आपके पास नॉलेज है तो आप शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो और हेल्प करना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और तो रहने देते हैं और आपको बता दिया जाए कि आपको जो साइंस का सारा थ्योरी आपको इस सेशन के थ्रू आपको दिया जाएगा और होप आप लोगों को पसंद आए। अगर आपकी जानकारी के जितने भी लोग हैं, जो लोग पढ़ने वाले हैं, उनको शेयर करिए और बताइए कि सीटेट का यहाँ पे आपको सारा सिलेबस, सारा कंटेंट मिलेगा और जो भी डाउट है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डाल देना है, जिससे हमें पता चले कि हमें और क्या करना है, ठीक है? तो आज के लिए रहने देते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भूलिएगा नहीं, शेयर करिएगा ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।